सो हाई एवरीवन, माई सेल्फ केशव लखोटिया एंड आई एम बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम IIT धनबाद। एंड इस सेशन के अंदर अपने PYQ क्वेश्चंस करने वाले हैं, स्पेशली ऑन द फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स। अपन यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। एंड मेरी आशा ये रहेगी कि अपने यदि एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो साथ में अपने कोई दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी सीखते जाएं। बट फिजिकल केमिस्ट्री में चीज़ें ऐसी आएगी कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। तो सभी बच्चे जो भी रिकॉर्डेड में देख रहे हैं सेशन को, तो प्लीज एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी आप PYQ प्रैक्टिस करो तो अपने साथ में एक रफ कॉपी लेके बैठे, ताकि जो भी क्वेश्चंस अपने यहाँ पे डिस्कस करें आप सबसे पहले उसे खुद से अटेम्प्ट करें। सबसे पहले यही काम कीजिएगा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा, देन सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। एंड जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो एक बार सॉल्यूशन को ढंग से जरूर सुनिएगा कि क्या मैंने उसमें कोई नई चीज और बताई है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो जो मुझे लगता है आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो बिना देरी करे अपने पहले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इस बार सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर आया हूँ, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जो आपके पास सॉल्यूशंस भी मैं एकदम डिटेल में लेकर आया हूँ, हालांकि मैं हर एक सॉल्यूशन खुद बताऊंगा भी कि कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, और यदि कुछ चीजें फैक्चुअल आती है तो उसे अपने फैक्चुअल भी डील करेंगे। ठीक है, ऐसे में PYQ सेशन ऑर्गेनिक पे भी करने वाला हूँ और इनऑर्गेनिक पे भी करने वाला हूँ। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी ऑलरेडी 2 से 3 PYQ सेशन में ले चुका हूँ। 2 सेशन में ऑलरेडी पूरी केमिस्ट्री के ले चुका हूँ PYQ के। एक मैंने स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिया था। मैंने ऑर्गेनिक का मैराथन पूरा तरीके से कंप्लीट करवा दिया। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक ये सब चीजें नहीं देखी है और उनके पास अभी समय कम है, तो प्लीज जाके वो वाली वीडियोस को, वो वाले सेशन को जाके देख लीजिए, चाहे 2x में देखिए, बट उसको जाके जरूर देखिए। आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्पफुल चीजें वहां पे मिलेगी ही मिलेगी, इतना मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी इच्छा आपकी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एंड आई होप सो आप सबने इस सवाल को अच्छे से पढ़ा होगा और इस सवाल को अटेम्प्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश की होगी। तो 2 मोल्स ऑफ HI जब उसको अपने गर्म कर रहे हैं इन ए सील ट्यूब एट ए 440 डिग्री सेल्सियस टिल द इक्विलिब्रियम वाज रीच। तो यहाँ पे इस शब्द को जरूर सुनिएगा कि हमें रिएक्शन तब तक करवानी है जब तक आपका इक्विलिब्रियम तक वो पहुंच रहा है। HI वॉज फाउंड टू बी 22% डिकम्पोज, हमें मिला कि 22% तो वो डिकम्पोज हो चुका है। डिकम्पोज का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है HI का 22% विघटित हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बताना है डिसोसिएशन का। बहुत ही आसान सवाल है, आपको सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। और आपको इनिशियली दे दिए थे कि 2 ही मोल्स है। मोल्स कितने आपके पास? 2 है। तो आपको 2 मोल्स की हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि इक्वेशन क्या बनेगी। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इक्वेशन कैसे लिखी, तो भैया ये इक्वेशन आपको सिंपली मतलब प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। तो यहाँ पे देखो, पहले इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 मोल्स मेरे को लगाने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे पास इनिशियली में कितने मोल्स थे, ये मेरी रिएक्शन बनती है HI वाले की, क्योंकि हम HI को डिकम्पोज करते हैं तो वो हाइड्रोजन और आयोडीन बनता है। इनिशियली मेरे पास इसके 2 मोल्स हैं, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। लेकिन जब अपने बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा, कुछ 2 - 2x, ये कुछ x बनेगा, ये कुछ x बनेगा। अब हमें एक्चुअली ये पता है कि ये जो हमारा x है, ये जो हमारा x है ये कितना है। ठीक है, हमने क्या माना, 2 - 2x माना है, लेकिन हमें एक्चुअली में ये पता है कि हमारा जो x है वो है कितना, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा कि x हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर 22%। देखो क्वेश्चन में सिंपली लिखा है कि जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो हमें फाउंड होता है कि 22% क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। 22% क्या हो गया, वो डिकम्पोज। इसका मतलब जो आपका x है वो क्या है, 22%। 22% का मतलब बोले तो 0.22। इसका मतलब यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - 2 टाइम्स ऑफ 0.22। एंड इसको आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 1.56, और ये वाली वैल्यू होगी 0.22 एंड ये वाली वैल्यू होगी 0.22। तो यहाँ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हो। वो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट इजीली कर सकते हो। यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, इसका मतलब वॉल्यूम अपने पास 1 लेके चलना है। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो वॉल्यूम 1 लीटर है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स हमें पता चल गए, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करो, मतलब 0.22 मल्टीप्लाई 0.22 अपॉन में क्या आएगा, 1.56 का होल स्क्वायर। जब आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ बन जाएगा 0.0199। तो जितने बच्चों का भी ये आंसर आया, देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट यदि आपने मतलब बेसिक, आप इसके अंदर 2 गलतियां कर सकते थे। पहली गलती तो आप लिख कर सकते थे इक्वेशन के अंदर, तो जितनी भी आप गलतियां कर सकते हो उनको भी मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो आप इक्वेशन भी गलत लिख सकते थे, मे बी आप ये चांसेस थे। दूसरा चांस ये था कि ये जो आपने एक्स दे रखा था, हमें पता चला कि एच आई वाज फाउंड टू 22% डिकम्पोज, 22% डिकम्पोज हो चुका है। तो हो सकता था कि जब आपने 2 - 2x लिया है, आप इस 2x की वैल्यू कितनी ले लेते, 22% ले लेते,
और यहाँ से आप x निकाल देते 11%, तो यहाँ से भी आपका ये गड़बड़ हो सकता था। तो ये एक मेजर ब्लंडर हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बच्चों से ब्लंडर हुआ भी था पेपर के अंदर। मैं आपको बता दूं, इस सेशन के अंदर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू ही लिए, कुछ 2022 के हैं, कुछ 2023 के हैं, कुछ 2024 के भी हैं। तो आप लोगों को ये हेल्प करेगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में सवाल आते कैसे हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये सवाल आप सबको समझ में आ गया होगा। आप गलतियां क्या क्या कर सकते थे, एक तो इक्वेशन वाली गलतियां कर सकते हो, या एक ये वाली ब्लंडर कर सकते हो। ये वाली बहुत कॉमन मिस्टेक है, और बहुत, यदि ये सवाल की गलती जब होती है जब बच्चों ने सवाल ढंग से पढ़ा नहीं है, तभी गलती पॉसिबिलिटी होती है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोशिश किया और मैक्सिमम बच्चों ने आई होप सो सही किया होगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे सेशन को रिकॉर्डेड रूप में देख रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के नंबर या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने सही होते हैं, तो मुझे प्लीज कमेंट आउट करके बताना। ठीक है, और बाकी आपको ओवरऑल सेशन कैसा लगता है तो वो भी आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देखो। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो आपको इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बट सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से यदि पढ़िएगा तो फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है 2NH3। इस वाले सवाल के अंदर आपको रिएक्शन दे दिए पहले से लिख के। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना पड़ता है, इस सवाल में देखिएगा। प्लस हीट है, प्लस हीट मतलब यदि एनर्जी मतलब हीट निकल रही है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। भैया एनर्जी निकल रही है ना, तो मतलब रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक हो गई। ठीक है, हीट मतलब उष्मा। यहाँ पे देखो सब क्वेश्चन हिंदी में लिख रखा है, आपको कोई दिक्कत इतनी घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे देखो क्या सवाल क्या है, इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि हम ऐसा क्या करें जिससे इक्विलिब्रियम हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो ये वाला बहुत कॉमन सवाल है। मैं बता भी रहा था जब ये डिस्कशन किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू फिजिकल केमिस्ट्री के, तो मैंने वहां पे बताया था भैया देखो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये जो चैप्टर है इसके आपका जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ली चैटलियर प्रिंसिपल है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ली चैटलियर जो प्रिंसिपल है, इसको जरूर देखिएगा। इसके सवाल अच्छे आते हैं और मतलब इजी होते हैं, बट आपको यदि कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो हमसे सवाल ये पूछा कि इक्विलिब्रियम कैसे आपको शिफ्ट हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले कंसेंट्रेशन को बढ़ाया गया है, फिर प्रेशर को कम किया है, फिर कंसेंट्रेशन को। अब अभी एक एक करके अपनी सारी चीजों को नोटिस करते हैं और अपने पता करते हैं कि इन चार चीजों से हो क्या क्या सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको इसमें सवाल से काफी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले अपने इक्वेशन लिखते हैं। N2 जो कि गैस में है, प्लस 3H2 जो कि गैस में है, यहाँ से आपको बन रहा है 2NH3, वो भी क्या है, गैस में है। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमें क्या कहता है कि हमने अमोनिया की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया। अरे भैया, यदि हम प्रोडक्ट साइड की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, मतलब अमोनिया कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट को तो कंसेंट्रेशन को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। यदि आप कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड की इंक्रीज करते हो, देन आपका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट होता है, बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है। यदि आप प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यदि आप रिएक्टेंट की बढ़ाते हो कंसेंट्रेशन को, देन आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बट याद रखिएगा ये गैस होना जरूरी है, गैस होना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक सबके फेसेस लिखे हैं। यदि सॉलिड में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, बॉम्बे ऑप्शन क्या कहता है, डिक्रीजिंग द प्रेशर। ये थोड़ा सा देखिएगा, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर को क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज। इसको जरा देखिएगा, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो। हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। यदि मैं यहाँ से प्रेशर क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं मोल्स भी क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, नहीं, मोल्स क्या कर रहा हूँ मैं, इंक्रीज। तो सर ये कैसे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम मतलब मोल्स इंक्रीज कैसे हो रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जब हम प्रेशर को कम करते हैं, जब हम प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो हमारा जो वॉल्यूम का कंसेंट्रेशन होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, वो वॉल्यूम वाला कंसेंट्रेशन को बढ़ाने लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अपने जनरली ऐसा होता है कि जब हम प्रेशर को कम कर रहे होते हैं तो हम वहां पे रिएक्शन को शिफ्ट करवाते हैं जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। यदि आपको ये पीवी इक्वेशनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई ना, इसको आप सिंपल इरेज कर दीजिएगा। आप सिंपल, क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग अपने को जाना नहीं है, अपने को सिर्फ इतना सीखना है कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी सवाल हो सकते हैं पेपर के अंदर। यदि हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो रिएक्शन हमारी वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा। जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, रिएक्शन हमारी वहीं जाएगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन डायरेक्शन। जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं, 4 है रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। 4 दिख रहे हैं, एक N2 का है, ये एक नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन का, तो 1 + 3 4 ये हो गए और ये 2 अमोनिया के हो गए।
इज इट क्लियर? इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है इस केस में भी? बैकवर्ड जा रही है। कहाँ जा रही है? बैकवर्ड। लेकिन हमें मतलब किससे? फॉरवर्ड से। मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कि डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ N2 and H2। मैंने जस्ट अभी बताया यदि आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को कम कर दोगे तो भी आपकी रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड ही जाएगी ना यार, अभी तो मैंने बताया। यदि आप प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन को कम कर रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड ही जाएगी। आपको रिएक्शन को यदि फॉरवर्ड लेके जाना है तो आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाओ और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या करो? कम करो, देन आपको फायदा होगा। इज इट क्लियर? अब अपने बात करते हैं डेली ऑप्शन। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखो ये देखो दो कॉन्सेप्ट डाले हैं इसमें, तो इसका मतलब ये वाला सी ऑप्शन में नहीं था। प्रेशर को क्या कर रहे हो आप? इंक्रीज कर रहे हो। अब देखो ये यदि आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन पहली बात वहां जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ज्यादा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ज्यादा। सॉरी कम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम। क्या होंगे? कम। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम है? मतलब प्रोडक्ट साइड है, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड। तो ये आपका इस आधे पार्ट से आपका सॉल्यूशन तो हो गया। मतलब यदि प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो आपकी रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। लेकिन इसमें देखो एक शब्द और लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये भी एक इसमें बात डाली हुई है। कभी कभी होता है कि कोई ऑप्शन पार्शली करेक्ट होता है, पार्शली गलत होता है। तो यदि उस चीजों को अपने गलत ही मानते हैं वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे वैसे एंड लिखा हुआ है, तो हमें ये हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, हमें पता चल गया कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, बाकी तीन ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। बट हमारी ये मतलब हमारी ये मतलब क्या कहते हैं ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब भी हम प्रैक्टिस करें तो जब भी हमारे जो जितने भी ऑप्शन है उसको हम तरीके से देखें, क्या पता कोई दूसरा आंसर हो सकता है। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये जब टेम्परेचर वाला जब भी कॉन्सेप्ट आता है ना, तो आपको ये जरूर देखना होता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता है। यदि टेम्परेचर कम हो रहा है और एक्सोथर्मिक है तो बातें फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, और यदि मतलब उल्टा हो जाए तो वो बैकवर्ड की तरफ जाती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा टेम्परेचर वाली बात को अपने यहाँ लिख लेते हैं। जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। ये और पॉसिबिलिटी साथ में क्या है? क्योंकि हमारा डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। जस्ट उल्टा होता ना तो आंसर क्या हो जाता? बैकवर्ड। आंसर क्या हो जाता? बैकवर्ड। मतलब यदि टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे होते तो आंसर क्या हो जाता? बैकवर्ड हो जाता। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब सिंपल सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने कोशिश तो की है कि आपको इस एक क्वेश्चन से मैं आपको काफी सारे नए नए कॉन्सेप्ट बता दूं, बट यहाँ पे आपको मैं चीज फिर से क्लियर कर दूं, जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं वीडियो के साथ, तो वो प्लीज ये क्वेश्चन को जाके दोबारा सॉल्व की, मतलब क्वेश्चन को जाके दोबारा सॉल्व तो कर लेना, बट साथ में आप डी चैटरली प्रिंसिपल को जरूर पढ़ना। सवाल बहुत आसान आते हैं उसके, बट जरूर ये ध्यान में रखना, यदि हम रिएक्टेंट साइड की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट साइड मतलब रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन यदि हम प्रोडक्ट साइड की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। यदि हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो रिएक्शन वहां जाती है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। यदि हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन वहां जाएगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। इस प्रकार से वो क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ऑप्शन आप लोगों ने, आई होप सो, सबने फोर्थ ऑप्शन किया होगा। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। वैसे देखो मैंने पूरा सोल्यूशन यहाँ पे दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो ये क्वेश्चन है ये 2023 के अंदर पूछा गया है। आई होप सो आप लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज ए लुईस बेस। मतलब इसकी तो कमी, मतलब सिंपल साफ नजर आ रहा है कि जो लीस्ट लाइक हो, मतलब कब से लुईस बेस नहीं होना चाहिए, मतलब आपको लुईस एसिड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? लुईस एसिड। तो यहाँ पे आपको एक बात दिमाग में, देखो लुईस बेस के बारे में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है कि जो बच्चे वैसे हैं जिनको हिंदी इंग्लिश से थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो लुईस एसिड वो होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो हमें बस इतना देखना है कि किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वही हमारा आंसर है। सवाल हमसे यही पूछा है कि कौन सा लुईस बेस कम है। कौन सा लुईस बेस कम है, इसका मतलब हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि कौन सा लुईस एसिड है। कौन सा लुईस एसिड है, तो ये दिमाग में लगाना आना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है वो। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो पानी है, पानी को हमें पता है कि इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और पानी के ऊपर क्या आता है? इस प्रकार से दो लोन पेयर आते हैं। आपको मैंने ये बताया भी था, जब भी पानी का ऐसे स्ट्रक्चर अपने बनाते हैं और यहाँ पे इस प्रकार के दो लोन पेयर आते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं दो बातें और बताता हूँ साथ में इसके। देखो इसकी हाइब्रिडेशन है, जो इसकी हाइब्रिडेशन है वो कितनी है? sp3 है। इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं?
2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या है, लोन पेयर हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल आता है, ये आता है करीबन करीबन 104 डिग्री। इसकी जो शेप आती है वो क्या आती है, बेंट शेप आती है या एंगुलर शेप आती है, या इसको वी शेप भी पेपर में कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी सारे मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर अप करूं, तो कभी कभी कुछ स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो उसका आप मैनेजेबल कर लीजिएगा। ठीक है, ये होगी कुछ इसके बारे में बात है, ये जरूरी है। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, जब इसके पास लोन पेयर है इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है हमें तो वो ढूंढना है, मतलब बॉम्बे ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात करते हैं NH3, तीसरा ऑप्शन। देखो NH3 के बारे में भी आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए N, ये H इस तरीके से लगेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, लोन पेयर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इसके हैबिटेशन क्या है, sp3 है। इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ पे जो अपना बॉन्ड एंगल बनता है वो करीबन करीबन बनता है 107 डिग्री का। यहाँ पे जो शेप आती है वो आती है ट्राइगोनल पिरामिडल की, ट्राइगोनल पिरामिडल की। तो ये कुछ बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। स्टेरिक नंबर कितना आता है यहाँ पे, 4 आता है, 4 आता है। इज इट क्लियर? सम बहुत आसान सवाल है। 4 कैसे आता है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। मोनोवैलेंट एटम कितने लगे हुए हैं, 3 प्लस डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया, 4। सिंपल, ये आपका क्या निकल जाता है, स्टेरिक नंबर, SN, स्टेरिक नंबर। तो ये कुछ बात आपको पता होनी। देखो इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन BF3, किस पे बात करते हैं, BF3। देखो BF3 सिंपल सा है, साफ साफ नजर आ रहा है। देखो भैया यहाँ पे बोरोन है, इसके कितने बॉन्ड बने हैं, 3 ही बॉन्ड बने हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 6 हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन की कमी साफ साफ नजर आ रही है यहाँ पे। और हमें पता भी है कि जो बोरोन फैमिली आती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आती ही है, कमी आती ही है। तो इसका शेप क्या है इसकी, चलो ये हाइब्रिडेशन बात करते हैं sp2। और इसका जो शेप है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे आता है वो आता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। बस इतना दिमाग में रखना। आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। मैंने यहाँ पे देखो सवाल तो लुइस एसिड का था, पर मैंने आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, शेप, ज्योमेट्री भी बता दिया। हालांकि इनऑर्गेनिक का पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, लेकिन अपनों को तो पेपर में सारा कुछ आएगा। और ये जो पार्ट है ना, VSEPR जो थ्योरी है, जहाँ पे आपको एक चार्ट बनाया होगा, अलग अलग हाइब्रिडेशन पे अलग अलग ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल सब निकलता है। तो ये वाला चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ इस वाले चार्ट को अच्छे से जरूर देखिएगा। ठीक है, इसी कारण मैंने इस वाली बात को भी यहाँ पे इस वाले सेशन में बता दिया, जो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अगला सेशन देखिएगा, फिफ्थ वाला पार्ट। ये यहाँ पे देखो सबका आंसर लिखा हुआ है, तब वो इतनी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा, जो भी अगला क्वेश्चन है। चलो आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए भैया ये सवाल आया था 2018 के अंदर। तो देखो डेल्टा एच और डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन, डेल्टा ई मतलब यहाँ पे डेल्टा यू की बात हो रही है, इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है ना, ये आपको रिएक्शन दे रखी है और आपको पूछा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये तो एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आई होप आपको फॉर्मूला याद होगा। एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। यहाँ पे यू को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने ई से लिखते हैं, प्लस डेल्टा एन जी, मतलब गैस के होते हैं यहाँ पे, इंटू आर टी, इंटू आर टी। सिंपल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको, मतलब इस सवाल के अंदर आपसे कुछ नहीं पूछा है, आपसे कुछ पूछा है कि डेल्टा एन जी कितना है, मतलब गैसेस वाले मोल्स कितने हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एक सॉलिड है और यहाँ पे एक लिक्विड है, मतलब प्रोडक्ट में तो जीरो है। माइनस यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 है, बाकी इधर तो सॉलिड है ही, तो टोटल यहाँ का कितना आ गया, -3 आ गया। तो ये आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई -3 RT। ये ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली। आई होप सो सबको ये सवाल आसान आसान लगा होगा। काफी आसान सवाल था, इतना इसमें टिपिकल वाली बात है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर देखो, यहाँ इसको, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। जितने भी बच्चे हैं प्लीज एक थोड़े से फॉर्मूला थोड़े से देख लेना। देखो कुछ कुछ फॉर्मूला जैसे आपको बता देता हूँ मैं। थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डाल देते हैं डेल्टा जी वाला, NFE, डेल्टा जी नोट वाला डालते हैं ना, NFE वाला। कभी कभी साथ में ये भी डाल देते हैं कि मतलब डेल्टा एच प्लस RTLN के वाला फॉर्मूला, या आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गिब्स फ्री एनर्जी वाला इक्वेशन।
तो कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम में आपके आते हैं, तो प्लीज़ आप उनको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो कहीं माइनस एन एफ ही लिखा होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपको सवाल किस तरीके से डील करना है। ठीक है, इसलिए मैं इन सवालों को तो ऑप्शंस फॉर्मूलाज को तो नहीं लिखता, बट मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि आप ये वाले फॉर्मूलाज जहाँ पे गिब्स मतलब जो एनर्जी जो थर्मोडायनेमिक्स वाले फॉर्मूलाज हैं और कुछ दूसरे चैप्टर से रिलेट हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिलेट हो रहे थे, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी वाले क्वेश्चन है, जो स्पॉन्टेनियस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो आपके होते हैं, ये सब एंट्रोपी वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं, इन सबको एक बार जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, बाकी आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएगी। बाकी मैंने कहूँगी पूरा जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूलाज है ना, मैं वो सारे फॉर्मूलाज आपको मतलब भेज दूंगा टेलीग्राम पे, या अपने एक लाइव सेशन ले लेंगे जहाँ पे अपने सारे फॉर्मूलाज जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एक बार सारे देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को प्लीज़ सारे फॉर्मूलाज देखने जरूरी हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ बातें जरूरी आती हैं। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इस सवाल को कीजिएगा, ये सवाल काफ़ी आसान है, ये सवाल कीजिएगा, आसान सवाल है। ये क्वेश्चन भी आपका 2012 में आया हुआ है एआईपीएमटी में। यहाँ पे सवाल में क्या है, देखो अभी मैंने बोला था एंट्रोपी वाला जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान में देखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा ही एंट्रोपी है, इसका मतलब आपको एंट्रोपी के फॉर्मूला आते होंगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन हमको कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, एंड आई होप सो अभी तक सभी बच्चों ने सारे सवाल अच्छे से किए होंगे, तो जिन बच्चों से सवाल अच्छे से अच्छे बन रहे हैं तो लव वाला जो इमोजी है उसे भेजते जाइए। ठीक है, चलिए अगला सेशन क्वेश्चन देखिएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इतना है, फ्यूजन दे रखा है, मतलब आपको डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, आपको डेल्टा एच फ्यूजन दे रखा है, कितना दे रखा है 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैलोरी पर मोल आ रहा है, पर नीचे केल्विन भी दिख रहा है, नीचे केल्विन भी दिख रहा है। तो जैसे आपको यदि फॉर्मूलाज के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको यूनिट्स तो यहाँ पे दिख रही है, आपको यूनिट्स में क्या दिख रहा है, कैलोरी, नीचे क्या आ रहा है मोल, और साथ में क्या आ रहा है केल्विन। हमें पता है कैलोरी और मोल किसकी यूनिट चली गई, डेल्टा एच फ्यूजन की यूनिट चली गई, हाँ या ना। तो केल्विन किसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर की, मतलब यही फॉर्मूला किसका होगा, डेल्टा एस का, और कायदे से होता भी यही है, कायदे से होता भी यही है। बट यदि किसी को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो वो यूनिट देख के भी फॉर्मूलाज को बना सकता है, तो ये आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना आना चाहिए, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। क्या कहते हैं, स्मार्टनेस। आपसे कौन से डिग्री पे पूछा है, जीरो पे पूछा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273 कैलविन, क्योंकि हमें कैलविन से लेना देना होता है, तो यहाँ पे से वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, वन पॉइंट, जैसे आपका आंसर क्या बनेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 1.435 अपॉन 273, आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा 5.260 कैलोरी पर मोल केल्विन। याद रखना ये किलो कैलोरी में था, ये याद रखना किलो कैलोरी था, मतलब 10 की पावर 3 था मल्टीप्लाई में, किलो कैलोरी में था ये। ठीक है, तो मैंने 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आंसर क्या आ गया, कैलोरी में आ गया। इज इट क्लियर। तो 5.26 के आसपास आपका बन रहा है ये, तो आई ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे आप फंस सकते थे, थोड़ी सी आप कैलकुलेशन में घुमाते ना, तो यहाँ पे देखो 0.5 वाला भी दे रखा था, तो आप ऑप्शन गड़बड़ कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है, तो प्लीज इसको ध्यान देखिएगा, और इस सवाल को आई होप आप सभी ने सही किया होगा। इस सवाल से हम ये चीज ये सीख सकते हैं कि भाई हमें हमें कभी कभी फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो हम आंसर की यूनिट्स देख के भी क्वेश्चन की फॉर्मूलाज को बना सकते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं क्या होता है फॉर्मूला, तो अपने ऐसे भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये वाला जो सवाल है ये 2019 के अंदर आया हुआ है, तो जरूर देखिएगा इस सवाल को अच्छे से। ये प्रोसेस है, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, तो वो काफी सारे सवाल थर्मोडायनेमिक्स के आते हैं, काफी सारे सवाल थर्मोडायनेमिक्स के आते हैं, इसलिए मैंने थोड़े थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन यहाँ पे डाले भी हैं ज्यादा, क्योंकि इसके सवाल बहुत अच्छे आते हैं और मतलब आसान भी आते हैं, आसान आते हैं और ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने सवाल को काफी डाले भी हैं। देखो यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ द वैल्यू गिवन मिनिमम टेम्परेचर अबव विच द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, मिनिमम टेम्परेचर बताना है प्रोसेस क्या हो जाए स्पॉन्टेनियस। देखो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, जस्ट जस्ट अभी बताया जस्ट, तो यहाँ पे आप सिंपल वही लगाओ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बात याद रखना, जब भी आपको बोला है कि स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, फॉर द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। यदि फॉर एग्जांपल नॉन स्पॉन्टेनियस बोला जाता तो डेल्टा जी क्या हो जाता आपका, पॉजिटिव हो जाता, तो मतलब डेल्टा जी यहाँ पे आपका क्या नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये क्या होगा पार्ट नेगेटिव, इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो डेल्टा एच होगा वो कम होगा टी डेल्टा एस से, हाँ या ना। ये तो शायद चला गया। इसको यदि मैं इस तरीके से यहाँ पे देखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, जरा गौर से देखिएगा ये क्या पार्ट में लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस डेल्टा एस को मैं इधर ले गया और ये वाला पार्ट मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आपको मिनिमम टेम्परेचर ही पूछा है, तो यहाँ वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी, टी ग्रेटर देन आया डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 200 और उसकी दे रखी है 40। देखो आप यूनिट भी देख सकते थे, यहाँ पे आ रहा है 200, यूनिट क्या है इसकी, जूल पर मोल, यूनिट क्या है, जूल पर मोल। अगला यूनिट देखो डेल्टा एस, 40 जूल पर केल्विन, 40 जूल पर केल्विन, ये 40 है, यहाँ पे जूल आया और ऊपर क्या आया, केल्विन। देखो जूल से जूल गया, तो यहाँ पे आप कहाँ गया आंसर, आसानी से बन गया ना आंसर, आंसर आसानी से बन गया। ठीक है, जूल केल्विन और मोल भी होता है, और ऊपर क्या आएगा, मोल भी आता है, तो ये मोल से मोल भी गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये आपका 40 × 5 आ गया, तो टेम्परेचर ग्रेटर देन कितना आ गया, 5 केल्विन, 5 केल्विन। और सवाल क्या पूछा था, मिनिमम टेम्परेचर, क्या पूछा है, मिनिमम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इससे बड़ा होगा ना, यदि 5 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है तब आपकी रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस है। 5 केल्विन से यदि ज्यादा टेम्परेचर है तो रिएक्शन आपकी हमेशा स्पॉन्टेनियस है। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ, 5 केल्विन, मिनिमम कितना हुआ, 5 केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर, आई होप सभी बच्चों ने इसका सही किया होगा, काफी आसान सवाल था। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब भी स्पॉन्टेनियस बोला है तो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो भी टेम्परेचर से मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम मतलब 5 केल्विन से ऊपर यदि टेम्परेचर है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन हमेशा क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। बट यहाँ पे 5 केल्विन आपसे पूछा था, मतलब मिनिमम पूछा था कि कम से कम कितना होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, 5 केल्विन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो इस सवाल को कीजिएगा, ये सवाल थोड़ा सा मैंने डाला केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड में, केमिकल काइनेटिक्स से, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का भी सवाल आता है। तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला याद होगा ना, तब आप आसानी से कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पे बैठ के आप तालियां बजाते रहो, कुछ हो नहीं पाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है आपसे, यदि आपने रेट को क्या कर दिया, डबल, रेट को क्या कर दिया, डायरेक्ट डबल कर दिया, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ रहे जो है, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। देखो भली 20 डिग्री सेल्सियस लिखाओ, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन के अंदर। आंसर कितना आएगा, 293 केल्विन। अगला क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर कितना बनेगा, 273 प्लस 35, 308, 308 केल्विन, 308 केल्विन। तो आपको भले सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो, लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। ऐसा क्यों, देखो आप यहाँ पे यूनिट देखो, जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, केल्विन। इसका मतलब यहाँ पे आपको टेम्परेचर को केल्विन में बदलना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर, भले नहीं भी दिया होता ना आर का वैल्यू ये, तभी आपको टेम्परेचर केल्विन बदलना पड़ता है। हम फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन जनरली करते हैं टेम्परेचर के, यदि सेल्सियस में दे रखा है, यदि फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो हम उसे कन्वर्ट पहले केल्विन में करते ही हैं। ये एकदम मतलब बेसिक बात आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला आने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ln K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू ई ए बाई आर, एक्टिवेशन एनर्जी है वो, ठीक है ना, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, इसको जरा सोल्व करोगे तो T2 माइनस T1/T1 T2 बन जाएगा। अब हमें पता है कि जो K2 है वो डबल हो गया पहले से, मतलब 2 टाइम्स K1 हो गया। हाँ या ना, ये बात अभी जस्ट क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि रेट है वो क्या हो गई, डबल हो गई। तो रेट को डबल कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, ln 2 बन गया। ई ए का वैल्यू तुमसे पूछा ही है, आर हमें पता है कितना है, 8.314। पहले हमारा टेम्परेचर कितना था, 293, और बाद में कितना हो गया, 298, मतलब 290, इसको यहाँ पे थोड़ा सही से लिख देते हैं, 293 माइनस 308। इस पूरे पार्ट को यदि आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका जो ई ए बनेगा वो अप्रोक्सली आ जाएगा 34.6 किलो जूल पर मोल। देखो मैं सोल्व थोड़ी करके बताऊंगा, ये तो बहुत आसान है। ln 2 की वैल्यू यदि किसी को नहीं पता है तो देखो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपका बेस में ln में क्या होता है, बेस यहाँ पे ln के अंदर e होता है, जनरली बेस क्या होता है, e होता है। तो ln 2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.693, 0.693। बट आसान है, इसलिए क्वेश्चन में पेपर में दी भी नहीं है ln 2 की वैल्यू, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए ln 2 की वैल्यू, इतना कोई टफ वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान चीजें हैं ये, आपको आई होप सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सवालों को सॉल्व करने रहते हैं। इज इट क्लियर, आई होप सो। ठीक है, तो रेट यदि डबल हो रही है और टेम्परेचर को यदि बढ़ाया जा रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। फिर कल को पेपर में ये पूछ लेंगे कि रेट का क्या रेशियो है, एक्टिवेशन एनर्जी दे देंगे, तो यहाँ से आपको K2/K1 का रेशियो पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरीके से। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आसान है। बट कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, बट यदि आप कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करोगे तो यदि आप फर्स्ट ना जाओ, बस वो देख लेना। देखो 34.7 है, आसपास इतना कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है, तो आप फंसने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, बट अप्रोक्सीमेशन करके भी सवालों को इजीली कर सकते हैं।
ठीक है, कोशिश करेंगे सवालों को आसानी से कोशिश करने की। इसको 293 को आई थिंक 290 करके देखना, इसको 300 करके देखना। ठीक है, फिर आई थिंक ट्राई करना, मे बी ये थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, 310 कर लेना, इसको 290 करना, या इसको 300 कर लो, इसको भी 300, ऐसे 300 300 तो कट ही जाएंगे। ठीक है, तो इसको 290, इसको 310 करना। तो इजी कैलकुलेशन के लिए, बाकी अप्रोक्सीमेशन से आपका आंसर ये आ जाता है इजीली। ठीक है, चलिए अगले इसी क्वेश्चन आगे आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका मैंने सॉल्यूशन पूरा डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है, तो कोई दिक्कत आए तो यहाँ पे आप देख लेना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन आसानी से लिख रखी है, तो आपको यहाँ पे इजीली सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो ठीक है, आंसर 34.6 आता है, 34.6 किलो जूल में आता है, इस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि यहाँ पे सारी यूनिट्स क्या दे रखी है, किलो जूल में, तो हमने 34.6 किलो जूल में निकाला, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन था एम्स का, बट काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या किया और चीजें फंस सकते थे, जैसे भैया एक्टिवेशन एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के एक तो ग्राफ वाली चीजें भी आती है, जहाँ पे आपको ट्रांजिशन स्टेट्स ये सब के बारे में बताना है, यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लोचा डाल दिया जाता है। बट जब अपने प्योर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी चीजें सारी आसान रहती हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह अपने आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहाँ पे इसीलिए करवा रहा हूँ फिजिकल की, कि काफी बच्चे बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक की मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, हालांकि मैंने काफी सारे सेशन पीवाईक्यू के लिए थे ना जो बड़े बड़े, तो उसके अंदर यही हो रहा था कि मैंने फिजिकल के क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन, सबके सबके क्वेश्चन डाले, सबके क्वेश्चन, बट प्योर फिजिकल के क्वेश्चंस बच्चों को थोड़े और चाहिए थे, बच्चे मुझे कह रहे थे, इसलिए मैंने प्योर फिजिकल के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए। सिमिलर ऐसे अपने सेशंस ऑर्गेनिक के भी कर लेंगे, इनऑर्गेनिक का भी अपन कर लेंगे, जहाँ पे पीवाईक्यू के जरिए अपने काफी नई चीज सीखेंगे। देखो ऑर्गेनिक के अंदर सीखने को ज्यादा मिल जाता है कॉन्सेप्ट के जरिए, क्योंकि जब अपने रिएक्शन मैकेनिज्म कर रहे होते हैं तो अपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट और एक आधे और एड ऑन कर देते हैं, तो अपने ऑर्गेनिक में या इनऑर्गेनिक में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर अपने को नया नया सीखने को मिल जाता है। ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके साथ अपने दो चार क्वेश्चन और सीख सकते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े बाउंड हो जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। अब इसमें आपको और क्या नया बताऊं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में फॉर्मूला यदि पता है तभी आप इसको कर पाओगे, इसके बारे में मैं आपको कोई नए नए फॉर्मूला थोड़ी बता पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बस ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन करते हैं तो हमारा मोर फोकस होता है फॉर्मूला चीजों पर, तो आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तो आपके लिए सेशन काफी आसान हो जाएंगे। लेकिन यदि अपने फोकस करते हैं ऑर्गेनिक वाले सेशन पे, तो वहां पे आपका पीवाईक्यू के जरिए आप बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, क्योंकि वहां पे कोई भी मैकेनिज्म आ रहा है, उस मैकेनिज्म के साथ अपने को दूसरा मैकेनिज्म बता देते हैं बहुत आसानी से, तो ठीक है, तो वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो, यहाँ पे काफी थोड़े फॉर्मूला बेस्ड चलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्चुअल आते हैं, जैसे ली चैटल प्रिंसिपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था, तो वो जो ली चैटल वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो उसको अपने कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया। बट काफी सारे क्वेश्चन जैसे फॉर्मुला बेस्ड, जैसे क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड था, इससे पहले वाला क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड था, इससे पहले वाला क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड था। यदि फॉर्मुलाज याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, यदि फॉर्मुला याद है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फॉर्मुला बेस्ड चीजें चलती है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने एक ऐसा, ये तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में टेलीग्राम पे, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। उसके अंदर मैं एक आपको पीडीएफ का वो भेज दूंगा, ताकि है ना, आप वहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज है ना फिजिकल केमिस्ट्री के और ये सब चीज़ों के, तो आप उनको एक बार देख लो। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। बस फॉर्मूला याद होने से भी कुछ नहीं होता, आपको फॉर्मूला लगाना भी आना चाहिए, तो ये भी एक कला है। ठीक है, इसके लिए कैसे पता चलता है, ये प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस जितनी अच्छी करते हो उतना अच्छा पता लगता है, लेकिन अब समय अपने पास कम रह गया, जितनी प्रैक्टिस अभी अभी मैं आपकी करवा सकता हूँ उतनी प्रैक्टिस अब अभी आप करिए, बाकी आप लोगों के लिए इतनी चीजें बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला सवाल, ये रहा, करिए इस सवाल को। एक जो क्वेश्चन आया है वो 2024 में आया हुआ है, एंड आई होप सो आप लोग इसे थोड़ा सा अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये सवाल देखो थोड़ा अच्छा है, एक्स इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट है, एम इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट है, तो कौन सा रिलेशन इज नॉट रिलेटेड, अच्छा देखो नोट पूछा है, रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन प्रोसेस। प्योर क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का है, सरफेस केमिस्ट्री का। और आपको यदि एक बात बताऊं, तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक अपने पीवाईक्यू सेशन के अंदर बताया था, जहां पे मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एडजॉर्प्शन क्या होता है।
तो इसके बारे में मैंने एक जिक्र पहले अपने सेशन में कर चुका हूँ, एंड जो बच्चे यदि मुझे पहले से देख रहे हैं तो उन बच्चों ने इसके बारे में थोड़ा सा यदि यदि वो सेशन ढंग से सुना है तो उनको वो याद होगा। तो ये प्योर देखो सिंपल सा है कि कौन सा रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कोई ज़्यादा ये मतलब वैसा नहीं होगा, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें काफ़ी कम आएगी। बट हाँ ठीक है, आपको ये बता देता हूँ, जो हमारा एक्स बाई एम होता है, जो हमारा एक्स बाई एम होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी होता है। पी बाई टी मतलब जो अमाउंट होता है एडजॉर्बेंट का और अमाउंट होता है एडजॉर्बेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस तरीके से अपने बातों को करते हैं। ठीक है, इजी है। तो अब यहाँ से आप सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट रिलेटेड, तो रिलेटेबल पूछा है। तो यहाँ पे देखो जैसे पी है फंक्शन टेम्परेचर का बन गया एट कॉन्स्टेंट एक्स बाई एम, ठीक है ये भी बात सही है। ठीक है, एक्स बाई एम फंक्शन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बन गया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, फंक्शन ऑफ प्रेशर बन गया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये जनरली आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आपका अमाउंट होता है वो एब्जॉर्प्शन का वो इस तरीके से रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन टेम्परेचर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इज इट क्लियर। ठीक है, इसके वैसे सवाल डाल रखे हैं। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो उस पर इतना डिटेल में अपने ज़्यादा बात कर भी नहीं सकते, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी किया और उसको अपने आगे बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा अपने बातचीत नहीं कर पाएंगे। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन द क्यूबिक, देखो सीसीपी पूछ लिया। सीसीपी आपको याद होगा, मैंने क्वेश्चन आपको बीसीसी का करवाया था और उसी साथ मैंने आपको एफसीसी के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो सीसीपी कुछ ज्यादा अलग थोड़ी है, सेम ही चीजें होती हैं। तो देखिएगा इसके अंदर सीसीपी क्या होता है, एफसीसी तो होता है। सीसीपी क्या है, एफसीसी तो है। और मैंने आपको कहा था अभी बीसीसी का पूछा है, अगली बार सीसीपी का पूछ लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीजें होती है, वैसे ही पूछते हैं वो लोग। देखो यहाँ पे अब पूछा है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब कई लोग बोले कि सर एफसीसी क्या होता है, तो भैया एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर। क्या होता है, फेस सेंटर, फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, आपका क्यूबिक सेल होती है, फेस सेंटर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा कि कितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे पर एटम, पर एटम। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पूछे हैं, तो स्पेसिफिक यदि इन्होंने बोला है ऑक्टाहेड्रल, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वर्ड होते कौन कौन से हैं। एक तो आपके होते हैं ऑक्टाहेड्रल, देखो वर्ड्स तो कोई भी शेप के हो सकते हैं। एक होते हैं आपके टेट्राहेड्रल, मैं यहाँ पे देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता इसके। ठीक है, पर आपको मैं बेसिक बेसिक बता देता हूँ। वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी खाली जगह, कोई भी खाली जगह। यदि जब हम कोई कंपाउंड ऐसे बना रहे होते हैं तो कंपाउंड के बीच में खाली जगह बच जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड, खाली जगह। तो वहां पे क्या आ जाता था, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, ऐसे कई सारे वर्ड्स बनते हैं। हमें यहाँ पे मेन फोकस करना है ऑक्टाहेड्रल पे। देखो इतना बात याद रखना, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो लार्जर वर्ड्स होते हैं, साइज में क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। और जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, लार्जर एंड स्मॉलर। तो ये आपको एक नई बात बता दी, यदि जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको थोड़ा हेल्प कर जाएगा। अब सवाल करते हैं कि हमारे कितने वॉइड्स होते हैं सीसीपी के अंदर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके अंदर पूछना है, इन सीसीपी मतलब एफसीसी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, नंबर ऑफ एटम्स इन द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एटम्स इन द स्ट्रक्चर, मतलब जितने एटम्स आपके स्ट्रक्चर में होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं। तो सर फिर टेट्राहेड्रल वर्ड्स कैसे निकालेंगे, यदि कल को सवाल हमसे टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बारे में पूछ लिया तो हम कैसे करेंगे। तो देखो सिंपली जो भी आपका यहाँ पे आंसर आता है तो टू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम, टू टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। यदि मैं नंबर ऑफ एटम्स को n बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 2n। आंसर कितना हो जाएगा, 2n। अब यहाँ पे सिंपल ही है कि एफसीसी के अंदर हमारे कहाँ पे होते हैं, मतलब या तो सीसीपी, एक ही बात है। ठीक है, तो एक तो आपका सेंटर ऑफ यूनिट सेल पे हो गया, यूनिट सेल एकदम सेंटर पे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया, तो एक तो आपके सेंटर पे है और एक आपके क्या होगा, एजेस पे होगा, एजेस पे होगा। तो यहाँ पे 12 एजेस होती हैं, इंटू 1/4 करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा। तो टोटल आपके कितने आइटम हो गए, 4 हो गए। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4। आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर डी, सिंपल।
एक सेंटर वाला हो गया और एक एजेस वाले हो गए। क्या हो गए? एजेस वाले। इज इट क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स बताए आपको, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। पेपर में ये सेम सवाल आ जाए, पूछे टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं, जितने आपके आए हैं 4 उसका डबल कर देना, 8 हो जाएंगे। ठीक है, जितने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में कहते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं ना स्ट्रक्चर्स में, उतने आपके ऑक्टाहेड्रल होते हैं। टेट्राहेड्रल में कहते हैं कि जितने होते हैं उसका 2 टाइम्स कर दो। ठीक है, वैसे इसका मैंने सॉल्यूशन पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा सॉरी, इस सवाल के अंदर ये थोड़ी था, इसमें 4 एटम तो टोटल आए हैं, पर इसमें सवाल में था पर एटम। ओहो, यहाँ पे भी तो है, सवाल यहाँ पे भी तो कहा था पर एटम पूछा है, मतलब डेली ऑप्शन सही नहीं होगा। डेली नहीं होगा, पर एटम पूछा तो 4/4 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। पर एटम पूछा है, पर एटम पूछा है, तो पर एटम में क्या हो जाएगा? देखो 4 एटम है पर यूनिट सेल के अंदर, 4 एटम है पर यूनिट सेल में, और हमारे वॉइड्स भी कितने हैं? 4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1। वैसे आप इस सवाल को सिंपली भी कर सकते थे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 1 आ जाएंगे और टेट्राहेड्रल 2 आ जाएंगे। यदि जब भी आपसे पर एटम पूछे ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम पूछे, तो हमें पता है जितने एटम होते हैं उतने ही तो वॉइड्स होते हैं, इसका मतलब हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यदि टेट्राहेड्रल वॉइड पूछें, पर एटम पूछें, तो हमें पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो 2 टाइम्स होते हैं, तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। मतलब पर एटम बात कर ली ना ऑक्टाहेड्रल की, तो आंसर 1, टेट्राहेड्रल तो आंसर 2। बट हमें निकालना भी आना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स निकलते कैसे हैं, और इसी बहाने मैंने आपको बीसीसी का बता ही दिया है पहले ही अपने एक सेशन के अंदर। यहाँ पे सेशन के अंदर मैंने आपको एफसीसी या सीसीपी के बारे में भी बता ही दिया है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी। बाकी यहाँ पे देखिएगा, इन सीसीपी या एफसीसी बात एक ही है, बात एक ही है। बाकी मैंने सोल्यूशन यहाँ पे डिटेल में दिया है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से सेशन को आराम से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये सवाल भी सॉलिड स्टेट पे है। देखो ये वैसे चैप्टर डिलीटेड चैप्टर में आते हैं। अभी अपने ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कभी किया था, अभी सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन किया था, जो भी आपका डिलीटेड चैप्टर में है। एक सॉलिड स्टेट का भी जस्ट करके आए, वो भी आपका डिलीटेड चैप्टर में है। ये वाला क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, ये भी आपका डिलीटेड चैप्टर में है। तो अपने डिलीटेड चैप्टर वाले क्वेश्चंस को भी कवर अप कर रहे हैं, तो जो भी इस सेशन को देख रहा है उसके लिए आसानी है, क्योंकि इस सेशन के अंदर अपने डिलीटेड चैप्टर के भी PYQs कर रहे हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा। बस ये बात देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आया था 2013 में, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके पेपर में रिपीट हो जाए सेम सा, तो इट इज़ नॉट ए बिग थिंग। द मेटल हैज ए FCC लैटिस। मेटल क्या है? FCC लैटिस। तो FCC लैटिस बोल दिया है, तो जस्ट हमने अभी निकाला है जेड। कितना आया था? 4 आया था ना, अभी जस्ट निकाला है 4। एक सेंटर पे थे और 12 एजेस पे थे, 4 आए थे ना। ठीक। आपको यहाँ पे एज लेंथ दे रखी है कितनी? 404 पिको मीटर। तो हमें पता है कि 1 पिको मीटर कितना होता है? 10⁻12 मीटर। चलो वेरी गुड, इतना पता है हमें तो। तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है? 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। मतलब इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। हमसे क्या पूछा है? मोलर मास। तो सिंपल है, सिंपल मोलर मास निकालने के लिए डेंसिटी पता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं अपने। तो आपकी जो डेंसिटी, जो आपको डी ही पूछा है, वो क्या आ जाएगा आपका? मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास कैसे आएगा? जितने एटम्स है इनटू मास। मोलर मास ऑफ मेटल पूछा है ना, तो एटम्स का वो भी तो जोड़ना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्योंकि क्यूब है तो ए क्यूब हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड में एन ए आ जाएगा। तो यहाँ से आप मास का फॉर्मूला कैसे निकालोगे कि जो डी डेंसिटी मल्टीप्लाई ए क्यूब मल्टीप्लाई एन ए डिवाइडेड बाई जेड। हमें सबकी वैल्यू पता है, देखो एम डी डेंसिटी वैल्यू पता है 2.72, ए की वैल्यू पता है पिकोमीटर में, तो 404 पिकोमीटर होता है। सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻12 मीटर में हो गया, तो 4.04 10⁻8 कर देते हैं, सेंटीमीटर में आ जाएगा। 4.04 10⁻8 सेंटीमीटर में आ गया। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, ये भी सेंटीमीटर आ गया, इजीली कट जाएगा। फिर आपका एवोगैड्रो नंबर आ गया 6.02 10⁻23। ये सब डिवाइडेड में क्या आएगा? 4। ये देखो ये थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है, ठीक है, लेंथी कैलकुलेशन है। बट यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन भी ज़्यादा, देखो ये थोड़े से मतलब पास पास दे रखे हैं, ज़्यादा दूर दूर भी होते तो समझ में आता। देखो एक 27 है और एक 30 है, तो ये बहुत पास पास दे रखे हैं, तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन लेके कर लो, बट आपको थोड़ा सा रिलेटिवली सॉल्व इसको करना ही पड़ेगा। इसका आंसर यहाँ से आएगा, ओहो इसका पेन चेंज हो गया। इसका यहाँ से आपका आंसर आएगा 27 ग्राम पर
मोल, 27 ग्राम पर मोल। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया इजीली 27 ग्राम पर मोल। चलो वेरी गुड। इससे हमने क्वेश्चन ये फॉर्मूला देख लिया, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। देखो यदि ये फॉर्मूला में नहीं आता तो ये सवाल हमसे होता ही नहीं। भले हमें सारी चीजें पता है, जेड पता है, हमें ए पता है, हमें सब पता है, लेकिन हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पे जरा फोकस जरूर करिएगा। फॉर्मूला तक आप अच्छे से नहीं सीखोगे तो आपको दिक्कतें आएगी ही आएगी। इज इट क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सॉल्यूशन है, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। अगली स्क्रीन के आपके ऊपर ये रहा, इसे करिएगा, इसे करिए सब तक सॉल्व। ठीक है, सवाल क्या लिखा हुआ है? एक्वस सॉल्यूशन है 1 मोलर इन के आई विच चेंजेस विच कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इंक्रीज। देखो यहाँ पे सवाल प्योर वेपर प्रेशर पे आया है। वेपर प्रेशर कैसे बढ़ सकता है किसी चीज का? कोई आपका सॉल्यूशन है तो इसका पूछा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछा है, तो कैसे आपको उसको इंक्रीज करना है। अच्छा, वेपर प्रेशर आपको सॉल्यूशन का इंक्रीज करना है, तो ये बात कैसे होगी इस पे जरा फोकस कीजिएगा। देखो वेपर प्रेशर की जब बात आती है तो यहाँ पे आपको कौन सा रोल लगता है? राउल्स लॉ। कौन सा रोल लगता है? राउल्स लॉ। आई होप सबने इसका नाम तो कभी पहले सुना होगा। जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं, साथ साथ में लाइव भी देख रहे हैं और बाद में यदि रिकॉर्डेड में भी देख रहे हैं, तो जैसा भी आपको सेशन लगे मेरी कोशिश देखो यहाँ पे ये रहेगी, मैं यहाँ पे ऐसे तुरंत सवाल आके तुरंत जवाब बता दूंगा, तब तक फिर मजा नहीं आता है भैया। आपको भी थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप भी क्वेश्चन को जरूर अपने साथ अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है ना? तो आई होप सबको इसके बारे में पता होगा, राउल्स लॉ के बारे में। देखो राउल्स लॉ में सिंपल सी बात है कि वेपर प्रेशर हमें इंक्रीज करना है। वेपर प्रेशर हमें क्या करना है? इंक्रीज। तो हमें कोई वॉलेटाइल चीज डालनी पड़ेगी, कोई वॉलेटाइल चीज डालेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिंपली आप ऐसे देखिए, आपने देखा होगा कि यदि मुझे गैस, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ यदि, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर यदि मैं नमक डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ? नमक, तो गैस ऊपर उठ जाती है। और ऊपर उठ जाता है। यदि किसी ने ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लेना। एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक लेकर आना 20 रुपए वाली, उसको डालना ग्लास में और उसमें नमक डालना। एक तो गैस, आपके कोल्ड ड्रिंक को डालोगे गैस तब तो गैस आएगी आएगी, उसमें नमक डालना तुरंत, तो देखना वो और ऊपर उठेगा, तो वो गैस बन रही है। तो वो क्या रहा? वेपर मतलब आप समझ में आ रहे हो कि कुछ आपने चीज ऐसी डाली जिससे वो ऊपर उठा। वही सेम बात, यदि मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? कुछ में वोलेटाइल चीज डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? कुछ वोलेटाइल चीज। यदि मैं वोलेटाइल चीज डाल रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि वो ऊपर उठेगा। हमें वो ऊपर को उठाना है। तो यदि हमें पता है कि यदि वेपर प्रेशर को डिक्रीज करना है तो उसमें क्या ऐड कर दो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड कर दो? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या क्या हो सकते हैं? पानी हो गया। पानी तो क्या कह सकते हैं अपने, ये नमक हो गया। सबसे सबसे अच्छी बात, केआई का सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन किसका है? केआई का। तो हमें पूछा है कि वेपर प्रेशर को क्या करना है? इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज। हमें बात करते हैं डिक्रीज कैसे कैसे हो सकता है। तो इस पे बात देखिएगा कि जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कैसे कैसे हो सकता है, जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें। हाँ या ना? जब हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दें। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं? के आई का ही सॉल्यूशन है तो उसके अंदर आपने के आई ही डाल दिया, या NaCl डाल दिया, या Na2SO4 डाल दिया। ये सब क्या है? आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो क्या करेंगे? आपके वेपर प्रेशर करेंगे कम कर देंगे। तो फिर सर वेपर प्रेशर को बढ़ाएगा कौन? वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे आपके वोलेटाइल। देखो सर हमें कैसे पता लगेगा कौन वोलेटाइल है? अरे भैया जो पोलर है। अब ये पोलर वाला कहाँ बताया था? मेरा जो पहला वीडियो है PYQ का उसके अंदर पहला सवाल है पोलर मॉलिक्यूल, मैंने वहां पे इस बारे में डिस्कशन किया है। और हमें यहाँ पे पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल में जनरली हम क्या यूज करते हैं? पानी। क्या यूज करते हैं? पानी। हाँ, यदि हम पानी को उसके अंदर डिजोल्व कर देंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर आगरा हो जाएगा। आई होप सो सबको समझ में आया होगा। सिंपल सा है, यदि मैं पानी को बढ़ाऊंगा तो जो कंसेंट्रेशन है सोल्यूट पार्टिकल्स वो कम हो जाएगी, जिससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इज इट क्लियर? देखिएगा बस इसको इसको मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ डाला है तो आपको इधर भी थोड़ा हेल्प होगा। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कम होगा जब उसके अंदर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा।
ठीक है, डिजोल्व ड्यू टू द राउल्स लॉ। और साथ में यदि मैं पानी को ऐड करता हूँ तो कंसंट्रेशन सॉलिड पार्टिकल्स की तो कम होगी, और सॉलिड की कंसंट्रेशन से कम होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर को बढ़ाना है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, कम कर दो। क्या कर दो, कम कर दो। तो यहाँ से हमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक जानने को मिला। इसी कारण मैंने से सॉल्यूशन को थोड़ा पढ़वाया आप लोगों से, थोड़ा देखिए ताकि आपको थोड़ा पता लगे कि देखो वेपर प्रेशर को बढ़ाना है तो हमें कुछ ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जिससे वो चीज ऊपर उठे। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ वोलेटाइल चीज डालोगे तभी तो उठेगा, अदरवाइज कैसे उठेगा, है ना। तो कुछ यदि आप वोलेटाइल डालोगे तभी तो चीजें ऊपर की तरफ उठेगी, अदरवाइज तो नहीं उठेगा, मतलब कुछ वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा। वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है कि जो प्रेशर आप लगा रहे हो, वेपर बन जो जो आपका हवा बन रही है, वेपर बन रहा है, वो जो हवा है, वो जो वेपर बन रहा है, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो होता है वेपर प्रेशर। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। इस सवाल में ये ज्यादा टफ सवाल नहीं है, काफी आसान सवाल है, बेसिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिएगा आप। इसको यहाँ पे देखो, कॉपर 2+ से इलेक्ट्रॉन की तरफ आपको कॉपर प्लस मिला, इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन, तो इतना निकला। मतलब इसका जो इक्वेशन है इसका वैल्यू 0.15 है, और जो दूसरे वाली इक्वेशन है इसकी वैल्यू 0.50 है। और सवाल में आपसे कॉपर 2+ से कॉपर पूछा है, मतलब डायरेक्ट आपको यहाँ से यहाँ आना है, ये सवाल है। सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। जब आपको दो ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है तो आप, जब भी आपसे ये वैल्यू पूछी जाए तो जस्ट मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, जस्ट अभी मैंने कहा था कि इनको जरा देखा करो फॉर्मूलाज को। जब भी ऐसी बात आए तो हमेशा डेल्टा जी का यूज किया करो। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई, माइनस का एन एफ ई। यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, एफ फेरेडे होता है, और यहाँ पे ई आपका क्या होता है, ई नोट। ई क्या होता है आपका, ई नोट, जो आपने अभी यूज करने वाले हो। तो यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को कर दूंगा, आप जरा कोर्स देखिएगा, मैं लेजर पॉइंटर का यूज करता हूँ। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूंगा तो ये कॉपर प्लस से कॉपर प्लस कट जाएगा, हाँ या ना। और डायरेक्ट क्या बनेगा, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, हाँ या ना। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूं तो कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन, और क्या मिल रहा है मुझे, कॉपर। तो सिंपली मैं दोनों को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो इसका मतलब यदि मेरे को डेल्टा जी उस इक्वेशन का जानना है तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, डेल्टा G1 कर दूंगा और डेल्टा G2 कर दूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, माइनस का 1 इंटू एफ इंटू 0.15 प्लस माइनस का 1 इंटू एफ इंटू 0.50। देखना अभी एक का 0.15 है, 0.50 है, और दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, 1 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना ये। और यहाँ पे आपसे पूछा है माइनस का 2 इंटू एफ इंटू ई नोट, यही आपसे पूछा है। एफ 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 तो गया, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, माइनस का 2 ई नोट इज इक्वल्स टू, और 0.15 माइनस का 0.50, सोल्व करोगे तो बनेगा 0.65 माइनस का 2 ई नोट, और ई नोट की वैल्यू आ जाएगी 0.65 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 0.325 वोल्ट। तो आई होप सो समझ में आया होगा। यदि आप सिंपली ऐड कर देते तो गड़बड़ हो जाती, 0.325। यदि आप सिंपली ऐड कर देते तो क्या बोलते, 0.65, वो भी एक ऑप्शन दे रखा था, तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो प्लीज इस चीजों को बचिए, इन चीजों से बचिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो मैक्सिमम बच्चे, जब पेपर में सवाल आया था ना, ये वाले बच्चे ऑप्शन मारते हैं, ये मैंने बहुत देखा है, वो सीधा ऐड कर देते हैं कि सर इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो ई नोट को भी ऐड कर दो। नहीं भैया, ई नोट ऐड ऐसे नहीं होता है, ई नोट को ऐड करने के लिए आपको डेल्टा जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, देखो ये वाला जो चैप्टर क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके डिलीटेड चैप्टर से ही आया है, मेटलर्जी से आया है। ये सवाल भी मेटलर्जी का मैंने डाला है। तो जितने बच्चे भी इस सेशन को देख रहे हैं उनको एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस सेशन के अंदर मैंने आपके जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिलीटेड चैप्टर का हो, मैंने उसके भी सवाल डाले हैं। सरफेस केमिस्ट्री का भी डाला था, सॉलिड स्टेट के भी 2 3 डाले हैं, अभी मेटलर्जी का सवाल भी आ गया। आई होप सो आप लोग इस सवाल को अभी तक इस सेशन को तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अगला सवाल, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड ओर, भैया कॉपर का सल्फाइड ओर क्या है, Cu2S। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, यदि किसी को नहीं पता तो। कॉपर का सल्फाइड ओर क्या है, Cu2S। द मेटल इज फाइनली ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, किससे मिलता है, क्यूप्रस ऑक्साइड से। अब किसको पता है क्यूप्रस ऑक्साइड क्या है, ठीक।
तो कॉपर का सल्फाइड है, रिडक्शन ऑफ कॉपर विद कॉपर सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो हमें जब हम कॉपर का क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं ना फ्रॉम उसके सल्फाइड ओर से, तो वो सल्फाइड और ये नहीं होगा, ये तो अपनों को मिलेगा ना उसके कुछ डालने के। तो क्या होता है देखिएगा, वो होता है CuFeS2, इसे क्या बोलते हैं, कॉपर पाइराइट। हम यहां से एक्सट्रैक्शन करते हैं कॉपर का, एक्सट्रैक्शन किसका करते हैं, कॉपर का, यहाँ से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन करने के लिए देखो ये और है, सिंपल है, CuFeS2 कॉपर पायराइट का है। ठीक है, इसको अपने सबसे पहले तो क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे, क्योंकि सल्फोनेशन होगा, सल्फेट हो रहा है तो क्या होगा, सल्फोनेशन, सॉरी सल्फोनेशन क्या, रोस्टिंग, क्या होगा, रोस्टिंग। सल्फाइड और है ना, अरे भैया सल्फाइड और है तो क्या होगा, रोस्टिंग होगा ना। मैंने आपको एक सेशन के अंदर बताया था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में। कार्बोनेट और में कैल्सिनेशन होता है, सल्फाइड और में, सल्फेट और में, सल्फाइड और में, इनमें रोस्टिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करके इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड्स में करेंगे और आयरन ऑक्साइड में। जब हम इसका रोस्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने इसको क्या किया, रोस्ट किया, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, Cu2, यही हमारा कौन है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। और साथ में हमें क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड, साथ में हमें क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड। इज इट क्लियर। अब हमें तो क्यूप्रस ऑक्साइड है, हमें तो कॉपर निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, कॉपर। तो हमें इससे तो लेना देना अभी नहीं है। कॉपर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने क्यूप्रस ऑक्साइड लिया और हमने क्यूप्रस सल्फाइड ले लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 4 मोल कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। और ये यहाँ पे क्या निकल गया, SO2, क्या निकल गया, SO2। इज इट क्लियर। तो आई होप सो अब आपको समझ में आया होगा कि इस सवाल को कैसे करना था। इस सवाल में था क्या, कि हमें कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसके सल्फाइड ओर से, हमें मेटल मिल जाता है बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। मैं क्यूप्रस ऑक्साइड कर रहा हूँ, रिडक्शन कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, सल्फाइड के साथ कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, सल्फाइड के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर। इक्वेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है और SO2 यहाँ पे आपका निकल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा डिटेल में मैंने लिख के लाया था। ठीक है, कॉपर पाइराइट है, Cu2 आयरन ऑक्साइड मिलता है, सल्फाइड से करवाते हो, ऐसा इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन या ऑटोजीनियस रिडक्शन। ये वाला भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आता है कि कौन कौन है जो सेल्फ रिडक्शन करता है, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है कॉपर। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन मतलब देखो कॉपर का ही ऑक्साइड और कॉपर का ही सल्फाइड है, आपस में रिड्यूस कर लिया, आपस में क्या कर लिया, रिड्यूस। तो कॉपर सल्फाइड क्या करता है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर क्यूप्रस ऑक्साइड, मतलब कॉपर ही का ही ऑक्साइड है और कॉपर का ही सल्फाइड है, तो कॉपर का ही सल्फाइड रिड्यूस कर देता है कॉपर के ही ऑक्साइड को। मतलब कॉपर यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ की तरह। मतलब यहाँ पे आप कॉपर को सेल्फ रिडक्शन के रूप में भी ले सकते हो, सेल्फ रिडक्शन भी ले सकते हो। तो कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप सेल्फ रिडक्शन में पर्पज में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पहले एक फाइनल मेटल कॉपर मिलेगा, रिडक्शन ऑफ क्यूप्रोसाइड विद Cu2S। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ रिडक्शन क्या है। आपको ब्लिस्टर, इसका ये जो कॉपर निकलता है इसे ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। ठीक है, कॉपर का पायराइट होना चाहिए, कॉपर के पायराइट से कॉपर का और निकलता है। ठीक है, कॉपर का मतलब एक्सट्रैक्शन होता है, कॉपर का जो ओर है कॉपर पायराइट, उसी से आपको क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। इज इट क्लियर। चलो अगला सवाल कीजिए, सवाल को करिए, अच्छा सवाल है, ज्यादा आसान मतलब ज्यादा वो तो नहीं है, क्या कहते हैं, टफ सवाल। बट हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भी अच्छे से होगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ कर दोगे। देखो ये सारे ऑप्शंस इंग्लिश वाले हैं, ये सारे ऑप्शंस हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आप ये मत सोचना कि ये माइनस कैसे करके लिखा हुआ है, सेम के ऑप्शंस हैं, बस इंग्लिश हिंदी का फर्क है। ये सवाल आपके 2023 में आया हुआ है। देखिएगा इस सवाल को क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल शुड बी एडेड। अब देखो सवाल पूछा क्या है कि हमें कितने ग्राम मिथाइल अल्कोहल को ऐड करना चाहिए, पानी का जमाना रोकने के लिए 10 लीटर पानी में कितने ग्राम मिथाइल अल्कोहल मिलाना चाहिए। सवाल समझ में आया, कितने एडेड टू 10 लीटर का टैंक है, टू वाट ऑफ वाटर टू प्रिवेंट द फ्रीजिंग एट 268 केल्विन। आपको मतलब फ्रीजिंग को रोकना है 268 केल्विन पे। इसका मतलब नॉर्मल कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 273.15 यही होता है। 273 ले लेना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, तो फर्क नहीं पड़ेगा।
273 का फर्क होता है। आपको तो हमको इससे रोकना है 268 पर। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला मतलब वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आपको एक्चुअली ये एम ही निकालना है, क्योंकि आप इसी एम की हेल्प से ही ग्राम निकाल पाओगे, मतलब वेट निकाल पाओगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो के एफ इंटू एम। 1 कैसे हो गया आई, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH है, यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है, H निकल जाएगा इजिली, एक आपको यहाँ पे आई 1 ही मिलेगा। ठीक है, के एफ इंटू एम हो गया। तो डेल्टा टी एफ कितना आएगा, 273.15 से कर लेते हैं क्वेश्चन को, और 268 माइनस कर दिया। यदि आपने 0.15 नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर लो। के एफ कितना दे रखा है, 1.86 इंटू एम, यहाँ से आप एम निकाल लो। ठीक है, यहाँ से आपका एम कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 5.15 अपॉन में 1.86, ये क्या आ गया एम। अब बात आती है मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होता है, देखो हमने आपको सिंपल सी बात बता रखी है। मोलिलिटी क्या होता है, सॉल्यूट का मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें पता है कि 10 लीटर का टैंक है, 10 लीटर का टैंक है, इसका मतलब वॉल्यूम तो आया हुआ है 10, वॉल्यूम तो 10 का आया हुआ है। अब मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, तो CH3OH, इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया, कार्बन का 12 प्लस 3 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, सोल्व करना है इसको, 12 3 15, 15 और 1 16, 16 16 32, मास कितना हो गया 32। तो मोल्स आ जाएंगे x बटा 32, हमें तो x निकालना हो जाएगा, इनटू में क्या आ गया 10 मोल्स बाय वॉल्यूम। इज इट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो कि गिवन मास, हमसे गिवन मास ही तो पूछा है, x क्या है हमारा, गिवन मास, हमसे मास ही तो पूछा है। इसको वैल्यू यहाँ रख दो, x अपॉन 320, यहाँ से आप x निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 886.02 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो इस सवाल में सिंपल था, हमें डेल्टा टी एफ को प्रिवेंट करना था, तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस से 268 केल्विन पे लाके रोका, ये तो हो गया प्रिवेंट। 10 लीटर का दे रखा है, मिथाइल अल्कोहल दे रखा है, सिंपली आपसे एक्स पूछा है, तो आप सिंपल यहाँ पे मोल्स के फॉर्मूला लगा के इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आसान था काफी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इस सवाल को कीजिएगा। ये सवाल रिडॉक्स से रिलेटेड है, रिडॉक्स सवाल, रिडॉक्स का है ये। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी डली हुई है, लेकिन आपको थोड़ा सा रिडॉक्स की बात भी आनी चाहिए, अदरवाइज ये सवाल नहीं बनेगा, मतलब बैलेंसिंग वाला पार्ट पता होना चाहिए, बाकी सवाल आसान है। तो सिंपली है, आपने बोला कि 0.1 मोल आपके पास MnO4 2 माइनस है। देखो 0.1 मोल इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रो भी आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी सवाल आएगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रो भी काम आएगा। 0.1 मोल MnO4 2 माइनस, ठीक है, ऑक्सीडाइज किया, तो क्वांटिटी ऑफ कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है पूरा ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लो सबसे पहले, तो इक्वेशन लिखोगे तो आपका आधा सवाल तो वहीं सोल्व हो जाएगा। भैया MnO4 2 माइनस से आप इसको किस में कन्वर्ट करो, MnO4 माइनस में, तो यहाँ पे Mn की कितनी ऑक्सीजन स्टेट है, x प्लस 6 है, और यहाँ कितनी है प्लस 7। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो आपका हमें पता है कि जो 1 फैराडे होता है वो होता है 96500 कोलाम, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सिंपल। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे 1 मोल MnO4 2 माइनस, आपके पास इसका कितना मोल है, 1 मोल है, तो ये कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा, है पक्का। 1 मोल है तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही तो यूज हो रहे हैं, ये +6 में +7 में जा रहा है, कितने यूज हो रहे हैं 1 मोल। तो हमसे सवाल क्या पूछा है, 0.1 मोल के लिए, सवाल किसके लिए 0.1 मोल, सवाल को गौर से देखिएगा, सवाल का क्वेश्चन है 0.1 मोल, तो हमें पता है कि 1 मोल का 1 मोल बनेगा, तो 0.1 से कितना बनेगा, यदि 1 मोल से, यदि 1 मोल, इसको ऐसे समझिएगा, 1 मोल MnO4 2 माइनस है, तो यहाँ से 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात होगी, तो 0.1 मोल से यदि 0.1 MnO4 2 माइनस है, तो 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो यहाँ से क्वांटिटी आराम से निकल जाएगी, चार्ज आराम से निकल जाएगा। वन इतना होता है तो 0.1 का कितना होगा, वन के लिए 96500 कोलाम है, तो 0.1 के लिए कितना होगा 9650। सिंपल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 9650 वाला, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। यदि एक मोल के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 0.1 के लिए 0.1 टाइम्स आएगा। इज इट कीजी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इस सवाल को कीजिएगा। केसीएल का सॉल्यूशन हम जनरली यूज करते हैं डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए। ऐसा क्यों? सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए हम केसीएल का सॉल्यूशन को यूज करते हैं। तो ये सिंपल मतलब फैक्चुअल बेसिस पे इसको अपने डायरेक्ट सॉल्यूशन के साथ देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो केसीएल का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ या ना। और मैंने जब आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब मैंने आपको ये वाला ग्राफ बताया था, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है, और जब हम वीक का बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। याद आ रहा है? एक क्वेश्चन था ये वाला, ये वीक का बनता है, ये स्ट्रॉन्ग का बनता है, ये मैंने बताया था आपको। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो डिसॉल्व कंप्लीटली होगा। यदि हमने KCl डाला है तो वो आपको K प्लस भी देगा और Cl माइनस भी देगा, मेकिंग इट हाईली क्या बनाएगा, आयोनिक। क्या बनाएगा उसको, आयोनिक। ऑब्वियस सी बात है, जब चार्जेस पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे, पूरी तरीके से डिसोसिएट होंगे, तो वह आयनिक तो बनाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, इट इज हाईली आयनिक इन नेचर। तो मतलब ठीक है, एक बात ये आई समझ में। द कंडक्टिविटी होती है केसल सॉल्यूशन की, वो वेरियस कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर पे एक्सटेंसिवली होती है, और ये वैल्यूज वेल नोन होती है, रिलायबल होती है। ऑप्शन नंबर बी है, सही बात है। द साइजेस हैं के प्लस एंड Cl माइनस के आयंस के सिमिलर होते हैं, तो इंश्योर करता है सिमेट्रिकल आयनिक मोबिलिटी है एंड सिंप्लीफाई करता है कैलिब्रेशन को। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, साइजेस भी सेम होते हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी मतलब करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इज इट क्लियर? थोड़ा सा सवाल अच्छा था बट इजी था, क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुका था एक पुराने वाले सेशन के अंदर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे करीबन करीबन 5 से 10 मिनट डिस्कशन किया है मैंने इस पे, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन ये बनता नहीं है, आसान हो गया। ठीक है, अगला सवाल कीजिए। मोलर कंडक्टिविटी का ही सवाल आ गया, तो आसान है। एम्स 2024 में ही आया है ये सवाल, एम्स 2024 में ही आया है, तो प्लीज इस सवाल को ढंग से देखिएगा। आई होप सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा अभी तक। ठीक है, तो मैं ज़्यादा चिल्ला वैसे मतलब नॉर्मल आवाज़ एकदम नॉर्मली बोल रहा हूँ, तो आई होप सबको मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी एंड सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिएगा, चलिए इस सवाल को करते हैं सॉल्व। रेजिस्टेंस है 0.2 मोलर ऑफ सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट 50 ओम है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है सॉल्यूशन का 1.3। ठीक है, रेजिस्टेंस 0.4 दे दिया, सॉल्यूशन का सेम इलेक्ट्रोलाइट है पर 260 है, और मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। बट ठीक है, दो केस दे दिए, सिंपल है, दो केस दे दिए तो सिंपल बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये क्या होता है, कंडक्टेंस जो भी है मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। जस्ट अभी इसका सवाल किया है सेल कांस्टेंट पे, अब सवाल आ रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है 1.3, देखो ये दे रखा है, आई सबको दिख रहा है ना भैया, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है 1.3, और आपको कंडक्टेंस भी दे रखा है, आपको कंडक्टेंस भी दे रखा है सॉल्यूशन का 50। ठीक है, रेजिस्टेंस 0.2 करके सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड 50 ओम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली इसको वैल्यूज को पुट करो, 1.3 कंडक्टेंस 1/50 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट, तो यहाँ से आप सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो निकाल लो। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 इंटू 1.3, आंसर कितना आ गया 65। पर 65 किस में आया, मीटर इनवर्स में आया, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट किस में थी, मीटर में थी। देखो यूनिट किस में, मीटर इनवर्स में, तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर इनवर्स में आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, बट जनरली हम जो एस सॉल्व करते हैं वो हम करते हैं मीटर के अंदर, किस में करते हैं,
सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं, हम जनरली जो क्वेश्चन करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं, पर अभी अपने इसको मीटर में ले चलते हैं क्योंकि अपने सारे जो ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं अपने को, मीटर में ही दे रखे हैं। देखो मीटर है, मीटर है, मीटर है, मीटर है, तो जनरली हम सेंटीमीटर में लेकर आते हैं, बट सारे ऑप्शन मीटर में है तो अपने इसको मीटर में ही सोल्व कर लेते हैं, इजी है। ठीक है, चलिए। तो अब सिंपल फॉर्मूला ही पुट करना है कंडक्टिविटी का, आपके मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी 1000 मल्टीप्लाई कंडक्टेंस मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट डिवाइडेड में आएगा मोलरिटी। मोलरिटी तो हमें पता है 1000, कंडक्टेंस हो गया 0.4, 0.4, हाँ 0.4 तो नहीं बोलोगे, 1/50, अच्छा हाँ चेंज कर दी थी ना वैल्यू, अच्छा 260 कर दिया ना, 260 कर दिया, इसको चेंज करो। देखिए ना सवाल यहाँ पे क्या कर दिया, रेजिस्टेंस कितना कर दिया, 0.4 कर दिया। ये सबको दिख रहा है ना भैया, रेजिस्टेंस कितना कर दिया, 0.4 कर दिया, और सेम कैलकुलेट करके 260 में तो यहाँ इसको सॉल्व डायरेक्ट कर लीजिए, अब सॉल्व डायरेक्ट कर लीजिए। 1000 आ गया, ऊपर 1, 260 आ गया, अब ऊपर यहाँ पे सेल कॉन्स्टेंट 65 आ गया, और ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका एक 0.4 आ गया। ठीक है, और यहाँ बस सिंपल इतना ही होगा, 0.4 बस। अब इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सारी वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6.25 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 6.25 10⁻⁴। इज इट क्लियर? चलिए, इसी के साथ अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो आया था 2021 में। सवाल सिंपल सा पूछा गया है कि कौन से केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी के वो मैक्सिमम है। सीधा मोल से कर लो, सीधा मोल से कर लो, इज इट क्लियर? तो मोल से कर लो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जैसे आता है 0.00224, तो मोल्स कैसे निकलोगे, 0.00224 अपॉन 22.4, 22.4, तो यहाँ से कितने मोल्स आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.0001 मोल। ठीक है, इतने मोल्स आ गए, जितने मोल्स आएंगे उतने ही पानी के मोलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो पानी के मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो पानी के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जितना मोल आया उसको मल्टीप्लाई कर दो Na से, तो 1 2 3 4 है, मतलब 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई Na, ये आंसर आ जाएगा। अगला 18 ग्राम है, तो ग्राम में क्या करोगे, 0.18 अपॉन में 18, आंसर यहाँ से 0.01, तो पानी के मोल कितने आ गए, 0.01 मल्टीप्लाई Na, मतलब 10⁻⁻² मल्टीप्लाई Na, मतलब पहला तो होगा नहीं, मैक्सिमम पूछा है ना इसमें। तीसरा ऑप्शन क्या है, 18 मिलीलीटर दे दिया, 18 मिलीलीटर दे दिया, तो मिलीलीटर दिया ना, वॉल्यूम दिया आपको 18 मिलीलीटर, डेंसिटी तो पता है 1 होती है, तो मास आ जाएगा कितना, 18 ग्राम। मास आ गया तो मोल्स आ जाएंगे 18/18 करके, एक, जितने मोल्स आए हैं उससे आपको पता चल जाएगा मोलिक्यूल्स कितने आ गए, Na, तो मतलब बी भी होगा नहीं क्योंकि उससे ज़्यादा तो सी आ गया। अब बात करते हैं डी, 10⁻³ ही दे दिया, मोल्स ही दे दी डायरेक्ट, 10⁻³ क्या दे दिया आपको, मोल्स, अरे जितने मोल्स होंगे उतने ही क्या होंगे, Na से मल्टीप्लाई करके मोलिक्यूल्स, तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, साफ साफ सी, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप सारे ऑप्शन को सॉल्व करो, इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले पता चलते हैं मोल्स के, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो भी क्वांटिटी डिवाइड बाई Na कर दो, और वॉल्यूम होता है जो STP पे अपॉन 22.4 कर दो। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एनर्जी है E1 E2 के, दो रेडिएशन होते हैं 25 और 50, तो रिलेशन क्या होगा λ1 और λ2 का। सिंपल सवाल है, E बराबर क्या होता है सी बाई लैम्डा, E बराबर क्या होता है सी बाई लैम्डा, इसका मतलब E1/E2 कितना होगा, λ2/λ1, λ2/λ1। आपको रिलेशन λ1 λ2 को बताना है। E1 की वैल्यू कितनी देखी है, 25, इसकी देखिए 50, मतलब λ2 आया है हाफ टाइम्स ऑफ λ1। इसको थोड़ा तरीके से लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं,
λ1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ λ2। आई होप सो सबको समझ में आ गया है। आपके पास ऑप्शन चमकता चमकता दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत आसान सवाल था, एटॉमिक का सवाल था ये। ई बराबर एस सी बाई लैम्डा। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये सवाल डाला है क्वांटम से, बाकी ये भी किसका पार्ट है, एटॉमिक का पार्ट है। तो आपने एक चीज नोटिस करी है कि इस आज वाले सेशन के अंदर मैंने आपको किस किस के सवाल दे दिए। मैंने आपको आज सवाल करवा दिए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के भी करवा दिए, सॉल्यूशन के करवा दिए, राउल्ट साहब के सवाल किया था अपनों ने भी आज, सॉलिड स्टेट पे कर लिया बात अपनों ने, एफसीसी बीसीसी कर रहे थे अपन, मेटलर्जी पे अपनों ने कोपर वाला क्वेश्चन कर लिया था। उसके बाद अपनों ने बात कर ली थी सरफेस केमिस्ट्री पे भी, एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट वाला क्वेश्चन कर रहा था सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, और भी काफी सारे टॉपिक किए हैं। अपने पहले इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर सारे टॉपिक के ऊपर अपने एनालाइज कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक अपने कर लिए, कोई छूट तो नहीं किया है क्या। ठीक है, सवाल क्या है कि विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो 2p3 पे आता है, 2p3, ये तो सही है। मतलब ये तो गलत हो जाएगा ना, मतलब वैसे तो ये सही है पर इनकरेक्ट पूछा था, मतलब इस ऑप्शन के क्वेश्चन के लिए गलत हो जाएगा। ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय द 3 क्वांटम नंबर व्हाइल इलेक्ट्रॉन इन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय द 4 क्वांटम नंबर। अच्छा, ऑर्बिटल को अपने डेजिग्नेट करते हैं 3 से, ठीक है, वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन को अपने डेजिग्नेट करते हैं 4 से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये बात बात तो सही है कि जब हम ऑर्बिटल को डिटरमाइन करते हैं तो हम सिर्फ एन, एल और एम के बारे में बात करेंगे, तो सिर्फ 3 क्वांटम नंबर है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को उसमें डालेंगे तो हम 4 क्वांटम बारे में, एन, एल, एम और एस के बारे में बात करना पड़ेगा कि भैया ऐसे वाला है या ऐसे वाला है। सही बात है, तो बॉम्बे वाला तो सही है। सही है तो, अरे सारा मिटा दिया गलती से, गलती से मिट गया सारा, वापस लिखता हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल जब पता करना होता है तो उसके लिए हम सिर्फ क्या पता करेंगे, एन, एल, एम, हमें सिर्फ एम से मतलब होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एन, एल, एम, एस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना हाफ है या माइनस हाफ है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो 4 क्वांटम नंबर आएंगे और ऑर्बिटल के लिए कितने आएंगे, 3 क्वांटम नंबर। तो उस बात सही है, मतलब बॉम्बे ऑप्शन वैसे सही है। ठीक है, अगला सवाल, अगला ऑप्शन देखते हैं। टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0 और द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0। हाँ, ये वाली बात भी सही है। जनरली हम ये लेके चलते हैं कि डी जेड स्क्वायर है वो वैल्यू 0 होती है। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल में सुन लीजिए इसको। जैसे पी वाला, ये डी वाला बना रहा हूँ मैं, और एक आपका पी वाला हो गया। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। इसमें आपका हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। एक आपका बनता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक बनता है डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास आती है -2, -1, 0, 1, 2। यहाँ m की वैल्यू आती है हमारे पास -1, 0, 1। तो ये जो जीरो होता है ना, यहाँ पे अपने देते हैं डेजिग्नेट डी जेड स्क्वायर के लिए, यहाँ पे ये जो जीरो होता है इसको अपने देते हैं पी जेड के लिए। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। तो ये हम इसलिए देते हैं क्योंकि जब हम केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड बना रहे होते हैं ना इनके अबाउट, इस तरीके से, तो यहाँ पे एमओटी के अंदर भी जब हम क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे अपने जब एसपी मिक्सिंग के बारे में बात करते हैं, मैंने कहा था कि ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है, लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे जब अपने सब मिक्सिंग कर रहे होते हैं ना, वहां पे अपने एज्यूम करते हैं कि हमारी जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर जो हमारी एक्सिस है, हम उसे क्या लेके चलते हैं, जेड। क्या लेके चलते हैं, जेड। तो जनरली हम इसको ऐसे उस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, इस कारण डीजेड को अपने जीरो लेते हैं। अगला देखिए, टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम किसका निकालना है, एस ऑर्बिटल का। एस के लिए तो एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। अरे जब एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है तो एंगुलर मोमेंटम तो अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई होगा। जब एल की वैल्यू 0 है तो आपका एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0।
तो ये बात सही लिखी हुई है। तो स्टेटमेंट क्या था कि विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यार दिल्ली भी नहीं है, कलकत्ता भी नहीं है, बॉम्बे भी नहीं है, ये बचा आगरा। इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं। ये सवाल अच्छा घुमाया है भैया। ये ऐसे कैसे घुमा दिया, मतलब आगरा के अंदर भी गड़बड़ तो नहीं दिखती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम 1s2 भी सही है, 2s2 भी सही है, 2p3 आता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, 2p x में 1, 2py में 1, 2z में 1। तो कोई इसमें स्पिन का तो लोचा नहीं कर रखा है, पैरेलल स्पिन और अपोजिट स्पिन का। बाकी जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से तो ये सही लिखा हुआ है। तो या तो हो सकता है कि ये प्रिंट वैसे हुआ हो कि एक डब्बा ऐसे कर दिया, एक डब्बे में ऐसे और एक डब्बे में ऐसे। तो ये गलत हो जाता है उस केस में, क्योंकि हुंस रूल क्या कहता है कि जब जब तक पेयरिंग नहीं करनी है, जब तक आप सारे डब्बों में इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते हो, वो भी सेम स्पिन के साथ, वो भी सेम स्पिन के साथ, तब तो ये बात समझ में आती है। तो इसके अंदर बी सी डी ये तो सारे सही है, तो मतलब ये तो नहीं होंगे, क्योंकि इसमें पूछा इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख लो। इसने देखो स्टेटमेंट वन को ही फोकस अप किया है। डाउट ही था, क्योंकि स्टेटमेंट वन 2 3 4 तो एकदम सही है। स्टेटमेंट वन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल ऑफ सबशेल आर सिंगली ऑक्यूपाई। बात में यही तो मैंने बोला कि हुंस रूल यही कहता है, जब तक आप पेयरिंग नहीं करवा सकते तब तक सारे इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में भर नहीं जाते, वो भी सेम स्पिन के साथ। मोरेवर द सिंगल ऑर्बिटल मस्ट हैव द इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। जो सिंगली ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन होने चाहिए, दैट इज जैसे कि ऐसे ऐसे, और या तो इस तरीके से या इस तरीके से। तो ये वाला इसी तरीके से तो बनाया हुआ है, कुछ गड़बड़ थोड़ी बना रखी है। इसमें मुझे लगता है कुछ टाइपिंग में एरर है। यहाँ पे मुझे लगता है कोई एक आधा एरो ऐसे नीचे की तरफ आना चाहिए था, तब ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाता, अदरवाइज ये वाले अभी सब सही दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसे कुछ खासा दिक्कत है नहीं, बट क्वेश्चन अच्छा था। इसमें आपसे एक ही सवाल में आपसे 3 4 चीजें पूछ ली, आपको थोड़ा बेसिक के बारे में पता है तो आप इजीली कर सकते हो। अदरवाइज इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे हो सकता है कि इस एक को सही करके ये डी वाले को टिक करके आ जाए, बट डी वाला भी सही है। ठीक है, तो इसमें कुछ हो सकता है टाइपिंग इशू हो, बाकी इसमें सारी सारी सही है। ठीक है, और मुझे लगता है चीजें सही है इसमें। ठीक है, एक बार अपने ये देख लेते हैं कि अपनों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर अप कर लिए। फिर एक अपनों ने टॉपिक टॉपिक कवर कर लिया केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर अपनों ने कवर कर लिया सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ पे, फिर अपनों ने कवर कर लिया था सॉलिड स्टेट, एफसीसी बीसीसी के क्वेश्चंस किए थे, फिर मेटलर्जी के क्वेश्चंस भी कर लिए थे, और फिर क्वेश्चन अपनों ने सरफेस केमिस्ट्री के भी कर लिए, और अभी अपने लास्ट में एटॉमिक और क्वांटम के क्वेश्चन भी कर लिए, एटॉमिक और क्वांटम के, और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन भी अपनों ने कर लिए, और इलेक्ट्रो के भी क्वेश्चन अपनों ने कर लिए। याद है ई नोट अपने ऐड करे थे, डेल्टा जी बराबर एनएफई वाला कर रहे थे। और हाँ, केमिकल काइनेटिक्स का भी कर लिया, अपने अरेनियस इक्वेशन वाले सॉल्व कर रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स वाला अपनों ने कर लिया। और अपनों ने केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, और मेजर टॉपिक्स मुझे लगता है अपनों ने कवर अप कर लिए हैं केमिकल। और हाँ, इलेक्ट्रोलाइट वाला जो अपनों ने क्वेश्चन किया था, इसमें अपने आयनिक वाला कॉन्सेप्ट था, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला, तो अपनों ने वो वाला टॉपिक भी कवर अप कर लिया। ठीक है, तो एटॉमिक हो गया, सॉरी क्वांटम हो गया, थर्मो हो गया, केमिकल आयनिक। तो ये 12th वाले 11th वाले तो चैप्टर हो गए। 12th वाले में सॉलिड स्टेट, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री भी हो गया, और सॉल्यूशन हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो 12th वाले भी हो गए। तो आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके कवर अप हो गए। इफ और एल्स कोई चैप्टर रह जाता है, तो कोई टॉपिक रह जाता है, तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के अपनों ने क्वेश्चन अब यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 टॉपिक्स या 11 चैप्टर्स के अपनों ने काफ़ी सारे सवाल इस सेशन में डिस्कस किए हैं, जो मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेशन ये हेल्पफुल रहा होगा। देखो आपको मैं सिंपल से बताता हूँ, यदि आपको हमारी हेल्प, आपको जो हम आपके लिए जो चीज़ें भी कर रहे हैं, आपको यदि चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ये जो हमारा कंटेंट है और भी लोगों तक पहुंचे, और भी लोगों का भला हो सके। हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना अच्छे से अच्छे आपको प्रैक्टिस करवाया जा सके, उतनी अच्छी से अच्छी आपको प्रैक्टिस करवाई जाए। आज मैं थोड़ा सा उतना तेज बोल नहीं पा रहा हूँ, रीजन बिंग थोड़ी सी मेरी आवाज़, थोड़ा सा गला मेरा आज बैठ गया है।
डेली क्लासेस चलते चलते ना क्लासेस एकदम गला बैठ गया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको धीरे लगे मेरी आवाज़, बट मुझे पता है आप लोगों में काफ़ी अच्छा पेशेंस है और आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को अच्छे से देखा है। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को अच्छे से देखा है, अपने लिए एटलीस्ट एक दिल का साइन भेजना कमेंट सेक्शन के अंदर, अपने लिए, खुद अपने लिए भेजना कि भैया मैंने अपना सेशन पूरा अच्छे से देखा है। तो वो बच्चे बहुत कम होते हैं, क्योंकि बच्चे स्टार्ट तो बहुत अच्छे करते हैं लेकिन अंत में आते आते एकदम डिले पड़ जाते हैं। तो वो वाले यदि बच्चे हैं तो उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जिन बच्चों ने भी एंड तक पूरा सेशन अच्छे से देखा है उन बच्चों को सबको मेरे साइड से भी ये दिल वाला इमोजी। ठीक है, बाकी मेरा एक नेक्स्ट सेशन रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पीवाईक्यूज पर, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ अपने डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका ये पीवाईक्यू से मैराथन भी कंप्लीट अप हो जाएगा, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आई होप सो आपने सेशन के अंदर काफी कुछ नया सीखा होगा, एंड इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ट्यून। राधे राधे। सेशन अच्छा लगता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।